हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम बढ़िया होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। चलिए हम लोग जो है आज चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है उत्पादन और लागत। मतलब कि उत्पादन और लागत से सब्जेक्टिव टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे और जो इम्पोर्टेंट होंगे वही प्रश्न को इस वीडियो में लाया गया है। ऐसा नहीं कि जो आपके बुक में दिया है कोई भी क्वेश्चन उठा कर यहाँ कॉपी कर दे। ऐसा नहीं, आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में आपका जो है यहाँ से प्रश्न लड़ना ही लड़ना है, ठीक ना। तो आप इसे नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा और एक एक प्रश्न को बारीकी से केयरफुली तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए हम लोग ज़्यादा आपका टाइम लॉस नहीं करते, सीधे के सीधे प्रश्न पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि बताइए उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए, है ना। समझाने के लिए जब भी कोई क्वेश्चन में ऐसा बोले इसके बारे में विवरण को लिखिए, इसको समझाइए, तो समझ लीजिए कि वो हमसे पूरा डिटेल्स पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका होगा उत्पादन फलन कहते किसे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। उत्पादन फलन उत्पादन की आगतों और अंतिम उत्पादन के बीच के तकनीकी संबंधों को कहते हैं, जो उत्पादन के कारक होते हैं। उत्पादन के कारक जैसे भूमि हो गया, पूंजी, ये सब क्या है, श्रम है। बताइए ये सब चीज़ें अगर नहीं रहेगी, भूमि नहीं रहेगा, पूंजी नहीं है, तो क्या आप उत्पादन की प्रक्रिया को सक्सेस कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और अंतिम उत्पाद के बीच तकनीक का जो संबंध होता है, जैसे हम कोई चीज़ का अगर उत्पादन करते हैं तो उसमें हमारा पूंजी, भूमि, श्रम के साथ साथ तकनीक का भी जरूरत होता है। तो उसी के बीच का जो संबंध है, रिलेशन है, उसे हम क्या कहेंगे, उत्पादन फलन कहेंगे, ठीक है। यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न आगतों के प्रयोग से कितना अधिकतम उत्पादन संभव हो सकता है, ठीक है। अर्थात उत्पादन फलन फॉर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगतों और फॉर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के बीच का क्या है, संबंध। इसलिए उत्पादन फलन में उत्पादन की प्रक्रिया को यह क्या होता है, कैसे होता है और किन दो के बीच का संबंध है, जिसके बारे में बताना है, ठीक ना। जैसे जो भी उत्पादन की प्रक्रिया में पूंजी है, भूमि है और तकनीक है, ये सारी चीज़ों का जो संबंध है, बताइए ये सब चीज़ें नहीं रहेगी तो हम इस प्रक्रिया को यानी उत्पादन फलन को जो है सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, एक आगत का कुल उत्पाद क्या है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि बताइए एक आगत का कुल उत्पाद क्या है, किसे कहते हैं, ठीक ना। तो कुल उत्पाद का मतलब होता क्या है, पहले नंबर तो इसे जानना है। तो एक फर्म द्वारा एक निश्चित समय में एक आगत से उत्पादित वस्तुओं को आगत का कुल उत्पाद कहते हैं। कोई भी एक फर्म, ठीक ना, उसके द्वारा निश्चित समय में, एक निश्चित समय होना चाहिए। निश्चित कहने का मतलब जो घटता बढ़ता नहीं, ठीक ना। निश्चित कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ें होती है जो कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है, लेकिन निश्चित जो होता है कि नहीं, जैसा आज है वैसा ही आगे भी कभी भी रहेगा, उसे हम निश्चित कहते हैं। तो निश्चित समय मतलब कि एकदम समय आगे पीछे नहीं होना। अगर मान ले 1 घंटा तो वो टाइम 1 घंटा ही रहेगा। तो निश्चित समय में आगत से उत्पादित वस्तुओं को, है ना, एक फर्म द्वारा निश्चित समय में आगत से उत्पादित वस्तुओं द्वारा, ठीक है, वस्तुओं को हम आगत का कुल उत्पाद कहते हैं। उत्पाद को श्रम घटाने पर घटाया जा सकता है तथा श्रम को बढ़ाने पर बढ़ाया जा सकता है। जैसा आप श्रम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, परिश्रम कीजिएगा, उसके अनुसार जो है आपका आगत घटते और बढ़ते रहेगा, ठीक ना। उत्पाद घटते और बढ़ते रहेगा। अगर आप बढ़िया अच्छा खासा मेहनत करते हैं तो आपका उत्पाद भी अधिक होगा, और अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपका उत्पाद श्योर है कि घट जाएगा, ठीक ना। कुल उत्पाद को कुल प्रतिफल या परिवर्ती आगतों का कुल भौतिक उत्पाद भी कहते हैं। उत्पादों का कुल प्रतिफल या फिर परिवर्ती आगतों को कुल भौतिक उत्पाद कहते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसको आप जो है अगर क्लास अभी कर रहे हो तो पक्का एक कॉपी और पेंसिल लेकर, जरूर कॉपी और पेन या पेंसिल जो भी है आपके पास, आप लेकर बैठिएगा। क्योंकि अगर आप कॉपी नहीं कीजिएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी पढ़ें और फिर तुरंत 2 दिन 4 दिन के बाद क्वेश्चन ही दिमाग से
खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जो है कॉपी करते चलना है, कॉपी में नोट करते चलना है, ताकि कभी भी आपको याद आए या फिर लगे कि वो हम पढ़े थे जो क्या था, आगे वाला लाइन ही भूल जाए, तो उस स्थिति में जो है आपको बिना मोबाइल उठाए आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। और ऐसे भी आप जितना किसी भी क्वेश्चन का जितना मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। रिवीजन पढ़ाई का मतलब ही होता है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर एक तरीके से कहते हैं कि पढ़ना ही छोड़ दो, क्योंकि रिवीजन के बिना पढ़ाई कुछ भी नहीं होता है। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं समझ जाइए कि आप जो 100% पढ़ रहे हैं कम से कम उसका 90% आप अपने ओर कवर कर चुके हैं। कब? जब आप रिवीजन कर कीजिएगा तब। और रिवीजन का मतलब ऐसा नहीं कि आज पढ़े फिर दूसरा दिन पढ़ लिए और तीसरा दिन गायब। रिवीजन कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आगत का औसत उत्पाद क्या होता है? एक आगत का औसत उत्पाद क्या होता है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पड़ेगा, मिस्टेक हो गया होगा, ठीक ना टाइपिंग। तो आंसर जानेंगे कि कुल उत्पाद को कुल श्रम इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त उत्पाद को औसत उत्पाद कहते हैं, ठीक ना। कुल श्रम जो होता है, ठीक, कुल उत्पाद को कुल श्रम के इकाई के भाग से, जितना श्रम है, मेहनत जितना हम करते हैं उसका टोटल से नहीं भाग दे देना, इकाई भाग से उसको भाग देंगे और जो प्राप्त होगा, जो हमें भाग देने पर भागफल प्राप्त होगा, मतलब कि उसे हम औसत उत्पाद कहते हैं। तो औसत उत्पाद बटा के बराबर क्या होगा? कुल उत्पाद और श्रम की कुल इकाई। इसको आप लोग को ऐसे लग रहा होगा, इसे नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसका मतलब होता है डिवीजन, जिसको भाग कहते हैं। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुल उत्पाद बटा श्रम की कुल इकाई, ठीक है। सॉरी ऐसे जान जाइए, यहाँ कुल उत्पाद बटा श्रम की कुल इकाई होता है, श्रम की कुल इकाई, ठीक ना। तो आप लोग को अगर ऐसे भाग देने में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग ऐसे बटा में कर सकते हैं, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। कुल उत्पाद निर्गत की गई कुल इकाई होती है, यानी कि कुल उत्पाद बटा क्या होगा? निर्गत की गई कुल इकाई। तो इसको अगर कभी आपको न्यूमेरिकल टाइप के भी दे दे तो आप उसे भी बेहतर तरीके से बना लीजिएगा। कुल उत्पाद देगा और श्रम देगा टोटल, और उसकी इकाई को ले लीजिएगा और उसे भाग दे दीजिएगा। जो भागफल आएगा वही जो हमारा औसत उत्पाद कहलाएगा, औसत उत्पाद होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ये सब क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग टाइप नहीं रहता है, आप इसे 1 से 2 बार रिविजन कीजिएगा तो आपको जो है याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या होता है? सीमांत उत्पाद के बारे में अगर आप जानते होंगे तब तो आपको कुछ न कुछ जरूर पता होगा, और नहीं पता है तो यहाँ पर पढ़ ही लेना। सभी आगतों को स्थिर रखकर अर्थात एक समान मानकर किसी एक आगत में परिवर्तन के कारण जो कुल उत्पाद में परिवर्तन आता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर आगतों लिखा हुआ है, आगो नहीं समझ लीजिएगा, आगतों है, ठीक ना। टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो इससे आप लोग को जो है नज़रअंदाज कर देना। ऐसा नहीं कि बार बार कमेंट कीजिएगा कि आगो आगो क्या लिखा हुआ है, ठीक। तो सभी आगतों को स्थिर रखकर, जो भी आगत है उसे स्थिर रखेंगे। स्थिर करने का मतलब घटाना बढ़ाना नहीं है, अर्थात एक समान मानकर किसी एक इकाई आगत में परिवर्तन करने के कारण जो कुल उत्पाद में परिवर्तन आ जाए तब हम उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। जैसे किसी एक को स्थिर रखेंगे और उसकी एक इकाई के आगत को परिवर्तन करेंगे, ठीक है। जो उसकी आगत में परिवर्तन के कारण क्या होगा? कुल उत्पाद में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम लोग कुछ बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कुछ डालते हैं, जैसे थोड़ा सा कुछ डाले तो पूरे चीज़ें में जो है क्या हो जाती है? चेंजिंग हो जाती है। तब हम उस समय क्या कर सकते हैं? उसे हम सीमांत उत्पाद कहेंगे, ठीक।
उदाहरण के तौर पर समझिए कि आप लोग भी अगर घर में जो लड़कियां हैं वो खाना बनाती है तो सब्जी में अगर नमक डालती है, मान लिया जाए सब्जी बना रही है नमक डालेगी यहाँ पर, तो क्या इधर नमक का प्रकोप नहीं होगा, होगा ना। तो वही बात को यहाँ पर है कि किसी समान आगत को स्थिर रखकर यानी कि समान मानकर उसके जो है इकाई आगत में परिवर्तन के कारण टोटल उत्पाद में जो परिवर्तन आता है उसे हम लोग सीमांत उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, अगला देखेंगे 5। एक आगत के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच संबंध को समझाइए। जो आगत के सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद क्या होता है इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा है और इसका आंसर आप लोगों को बेहतर तरीके से देना है। तो पहले जानेंगे कुल उत्पाद क्या है, उसके बाद सीमांत उत्पाद में क्या संबंध है दोनों के बीच उसके बारे में पढ़ेंगे। जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद शून्य होता है ना। जब कुल उत्पाद अधिक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तब जो सीमांत उत्पाद होता है वो नग्न हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद जब कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, मतलब कि उसका बढ़ने का दर अधिक होता है तो सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है ना। जब यह क्या होता है, बढ़ता है। इसके बाद जब कुल उत्पाद घट रहा होता है तब उस स्थिति में सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है। जब कुल उत्पाद जैसे ही घटता है तो उसका जो सीमांत उत्पाद होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, मतलब कि वह घटने की ओर होता है, ठीक ना। जब कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है कहने का मतलब धीरे धीरे दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद कम होता है। तो आप लोग जो है इसे पॉइंट बाय पॉइंट अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट था और आप इसमें जो है VVI लिख सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, अल्पकाल तथा दीर्घकाल की संकल्पनाओं को समझाइए। अल्पकाल क्या होता है और दीर्घकाल, जिस प्रकार अभी हम लोग कुछ देर पहले आगत के बारे में पढ़े उसी प्रकार से हम अल्पकाल और दीर्घकाल की जो संकल्पना होती है क्या होती है, संकल्पना का मतलब उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों का बदलाव नहीं लाया जा सकता। अल्पकाल में जितने भी उत्पादन होते हैं उन सभी उत्पादन के साधनों में हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में यह संभव है, ठीक है। दीर्घकाल में जो उत्पादन में साधन होते हैं उन्हें हम अच्छी तरह से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अल्पकाल में ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी तो कर मिले। अल्पकाल में उत्पादन के साधन दो प्रकार के होते हैं। अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्थिर साधन और परिवर्ती साधन, ठीक है। दो प्रकार के अल्पकाल में साधन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला स्थिर साधन और दूसरा परिवर्ती, मतलब एक होता जो चेंज नहीं हो सकता है और दूसरा जो चेंज हो सकता है। अल्पकाल में परिवर्ती साधनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसके विपरीत दीर्घकाल में उत्पादन के साधनों को परिवर्तित होते हैं, ठीक, तथा कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा खासा था और आप लोग को जो है ये प्रश्न को नोट करके मतलब कि उतार कर रिवीजन करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 ह्रासमान और सीमांत उत्पादन का नियम क्या है। ह्रासमान सीमांत उत्पादन कहते किसे हैं उसके बारे में प्रश्न हमसे पूछा है। ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम, घटते सीमांत उत्पाद का नियम यह बताता है कि एक निश्चित स्तर से के बाद परिवर्तित कारक का सीमांत उत्पाद घटना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि जो ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम किसे कहेंगे, इसका नियम जो है या घटते सीमांत उत्पाद का नियम, इसको दो तरह से, या तो ह्रासमान सीमांत उत्पाद कह सकते हैं
और दूसरा घटते सीमांत उत्पाद भी कर सकते हैं। इसका नियम हमें यह बताता है कि एक निश्चित स्तर के बाद परिवर्ती कारक, एक निश्चित स्तर जो होता है उसके बाद परिवर्ती कारक सीमांत उत्पाद घटना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आप लोग जो है याद करते चलिएगा और याद हो जाएंगे। 3 लाइन के मात्र 2 लाइन के, आपको कॉपी में तो 2 ही लाइन में रख जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बताइए परिवर्ती अनुपात का नियम क्या होता है। इसमें सिर्फ रूल वाइज रूल दिया गया, कौन सा नियम किसे कहते हैं, है ना। परिवर्तित नियम क्या है, तो स्थिर आगत सहित परिवर्ती आगत की मात्रा में बढ़ोतरी करने से औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद का एक सीमा तक बढ़ती है और कुछ समय पश्चात घटने लगती है, जिसे परिवर्ती अनुपात का नियम। देखिए, जैसे बोला है परिवर्ती उत्पाद या अनुपात, तो इससे यही समझिए कि यह एक समय के अनुसार एक समय आने पर यह इसमें बदलाव होगा। और बदलाव होगा तो अगर आप बुक पढ़े हैं, सिलेबस इसका कंप्लीट किए हैं, तो आप जो है ना परिभाषा अगर नहीं भी याद रहेगा ना, फिर भी आप अपने तौर तरीके से अपने दिमाग से इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे जो है देखिए, परिवर्ती आगत की मात्रा में बढ़ोतरी करने से औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद की एक सीमा बढ़ती है। क्या होता है कि इसका जो परिवर्ती आगत की मात्रा में जब बढ़ोतरी करते हैं, तब इसका औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों क्या होता है, बढ़ता है। दोनों क्या होता है, एक सीमा तक बढ़ती है और फिर कुछ समय के बाद इसमें परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, उस समय के बाद यह घटने लगता है। पहले क्या होता है, बढ़ता है, फिर बाद में घटने लगता है। तो बढ़ता है, घटता है, तो चेंजिंग हो रहा है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं, है ना। बदलना भी कोई ये सब प्रश्न से सीखे, पहले बदल रहा है, पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। ऐसे ही कहीं कहीं आप लोगों के साथ भी होता है, पहले ज़्यादा होता है और फिर धीरे धीरे बातें इग्नोर होने लगती है। और ये प्रश्न के साथ साथ आपके लाइफ के लिए भी है ये बातें, कि पहले बहुत अच्छा खासा रहेगा और फिर धीरे धीरे जो है वो कमते जाएगा। तो आप लोग भी जो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके लिए जितना पढ़ाई इम्पोर्टेंट है उतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक उत्पादन फलन स्थिर पैमाना का प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है। एक उत्पादन फलन स्थिर पैमाना का जो प्रतिफल होता है उसे कब संतुष्ट करता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो एक उत्पादन फलन स्थिर पैमाने के प्रतिफल को तब संतुष्ट करेगा जब आगतों में एक अनुपातिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप निर्गत में एक अनुपातिक वृद्धि होगी, है ना। आगत में एक अनुपातिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप निर्गत में एक अनुपातिक वृद्धि होगी। इसमें औसत लागत स्थिर रहता है। इसका पैमाना कब संतुष्ट होगा, आप लोग अगर किसी के साथ कब ज़्यादा हेल मेल कर रहते हैं, मतलब मिलजुल कर रहते हैं, कब, जब अगला आपकी बात को मानता है और आप अगले की बात को मानते हैं, तब ना। ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी के बात को मानते जा रहे हैं, अब अगला आपकी बात को नहीं मान रहा है, तो आप उस स्थिति में क्या आपकी फ्रेंडशिप बरकरार रहती है? नहीं। तो वही बात यहाँ पर है, क्या होता है कि आगत में जो अनुपातिक वृद्धि होता है और उसके परिणाम स्वरूप निर्गत में भी अगर एक अनुपातिक वृद्धि हो जाती है, तब यह संतुष्ट होता है। इसमें औसत लागत क्या होता है, स्थिर रहता है, मतलब समान रहता है, निश्चित रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एक उत्पादन फलन वर्तमान पैमाना का प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है। एक उत्पादन फलन, ठीक है, कब संतुष्ट करता है, तो जब निर्गत में वृद्धि एक विशेष अनुपात में वृद्धि करने से, जब निर्गत में वृद्धि एक विशेष अनुपातों में वृद्धि करने के लिए आगतों के उसी अनुपात की तुलना में कम वृद्धि करने की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ क्या है कि आगत में वृद्धि करने पर, निर्गत में वृद्धि करने पर विशेष अनुपात में वृद्धि करने के लिए, आगत में जो निर्गत में वृद्धि
एक विशेष अनुपात में वृद्धि करने के लिए आगत में उसी अनुपात की तुलना में कम वृद्धि करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई चीज़ आगे ज़्यादा उसका जो है वृद्धि हो रहा है तो उसी के तुलना में इसको कम वृद्धि करना पड़ेगा, ठीक है। कम वृद्धि करने की आवश्यकता होती है, तब एक उत्पादन फलन का वर्धमान पैमाना का प्रतिफल को संतुष्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि बताइए लागत फलन की संकल्पना को संक्षिप्त में समझाएं। आपसे लागत फलन के बारे में पूछ रहा है कि संकल्पना और अलबल लिख देगा, उसके बारे में विशेष कर बताइए। ये सब एक ही बात होगा, ठीक है। तो लागत फलन आप सीधा सीधा जानिए कि क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि लागत फलन होता क्या है। लागत और निर्गत होगा जी। आगत और निर्गत के बीच में तकनीक संबंध को लागत फलन कहते हैं। लागत और निर्गत के बीच में तकनीकी संबंध को लागत फलन कहते हैं। लागत फलन निश्चित समय के लिए होता है। जो लागत और तकनीकी के बीच का रिलेशन है, बीच का संबंध है, उसे ही हम लागत फलन कहेंगे। और ये लागत फलन निश्चित समय के लिए होता है, ठीक है, ना कि आज है तो कल नहीं है। इसका टाइमिंग जो है वो निश्चित होता है। लागत दो प्रकार की होती है, अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें। आप लागत किस तरह से लगा रहे हैं, किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अल्पकालीन या दीर्घकालीन, ये दो प्रकार से। आप चाहे तो अल्पकालीन लागत भी लगा सकते हैं और चाहे तो दीर्घकालीन लागत भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि लागत दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, औसत लागत वक्र कैसा दिखता है बताइए। इसका जो है रंग रूप ढांचा कैसा है, इसके बारे में पूछा है। दिखता कैसा है ना, यह ऐसा क्यों दिखता है। बड़े गजब क्वेश्चन है। अगर पहले तो पूछ रहा है ये कैसा दिखता है, फिर दूसरा बोल रहा है क्यों दिखता है ऐसा। जैसे अब आप में कोई बच्चे गोर होंगे, गोरा कलर का, तो बोले आप कैसे हो, तो आप तो बता दीजिएगा कि हम गोरे हैं। लेकिन फिर पूछेगा आप क्यों गोरे हैं। अजीब सवाल है, लेकिन सवाल होता है और इसका सटीक जवाब ये है, क्योंकि ये तो मजाक की बातें थी, लेकिन ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो पूछा गया है कि औसत लागत वक्र दिखता कैसे है। तो पहले नंबर तो हम इसके बारे में देखेंगे कि इसका जानेंगे कि दिखता कैसा है भाई, इसका चेहरा कैसा है ना। औसत स्थिर लागत उतना ही कम होती है, उतना ही कम हो जाती है जितनी अधिक इकाइयों का उत्पादन किया जाता है ना। समझ जाइए कि ये अगर पूछ रहा वक्र कैसा होता है तो अपने ढांचे के रूप में समझिए कि जितना खाता है उतना ही पतला होता है, जितना खाता है उतना ही यह दुबला पतला होता है। तो इसको किताबी लैंग्वेज में हम जानेंगे कि औसत स्थिर लागत उतना ही कम होती है जितनी अधिक इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। मतलब जितनी अधिक इकाइयों का हम उत्पादन करेंगे, इसकी औसत लागत उतना ही कम हो जाएगी, ठीक है। अतः औसत स्थिर लागत वक्र हमेशा बाएं से दाएं को नीचे की ओर झुकाता हुआ होता है। क्या है, दाएं से बाएं की ओर, दाएं इधर ऐसे, हम इसको यूं समझे तो यह ऐसे होगा, ठीक है। वक्र पूछा, हम उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि दाएं से बाएं की ओर होगा और नीचे की ओर झुकता हुआ होगा। जैसे यहाँ पर नीचे की ओर झुकता हो, कहीं आप लोगों को अपोजिट तो नहीं दिख रहा है। हम यहाँ, ये मेरा दायां है बाबू, इस साइड अगर ऐसे खड़ा होते हैं तो इस साइड मेरा दायां होता है, इस साइड बायां होता है। लेकिन जब ऐसे होंगे तो इस साइड दायां होगा, इस साइड बायां होगा। चलिए ऐसे ही बता देते हैं, ऐसे होगा। मतलब ऐसे खड़ा, इस साइड दायां से बायां की ओर होगा और क्या है कि नीचे की ओर झुकेगा। तो जिधर दाएं से बाएं की ओर है और नीचे की ओर क्या है, झुकेगा, ठीक है। उसके बाद परंतु यह कभी
एस एक्सिस को स्पर्श नहीं करेगा। जैसे 4 एक्सिस रहेगा तो दाएं से बायां तो रहेगा लेकिन एक्स की ओर स्पर्श नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि औसत स्थिर लागत कभी भी शून्य नहीं होती। अगर वह एक्स एक्सिस को स्पर्श करता है तो उसका मतलब हो जाता है कि यह लागत क्या शून्य है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, इसलिए यह जो है एक्स एक्सिस को स्पर्श नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोगों को पता है कि इसका जो है लागत कभी शून्य नहीं हो सकता तथा उत्पादन का स्तर शून्य होने पर स्थिर लागत वो बनी रहती है। अगर उत्पादन का स्तर शून्य भी हो जाए तो जो स्थिर लागत है वह बनी के बनी रहेगी। उम्मीद करते हैं कि ये सब प्रश्न में आपको जो है पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा और अच्छे प्रश्न हैं। देखिए, आपको पढ़ाई तभी अच्छा लगेगा जब आप उसे अच्छे दृष्टिकोण से देखिएगा। आप ये सोचिएगा कि हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ने में हमको मन नहीं लगता है, तो सच बता रहे हैं, आप कोई भी टीचर से पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप ये सोच कर पढ़िएगा कि नहीं हमें पढ़ना है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तब आपको कोई भी टीचर का पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा ढूंढने के लिए पहले अच्छा आपका अपना मन को अच्छा करना पड़ता है, तभी आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगेगी। नहीं तो अगर आप खट्टा मन से आप मिठाई भी खाइएगा तो मिठाई भी आपको खट्टा ही लगने लगेगा। इसलिए अपना पढ़ने की जो चेष्टा है, भावना है, उसे उत्पन्न कीजिए और मन लगाकर पढ़िए। क्योंकि अगर आप आज सोते हैं ना तो जिंदगी भर आपको मेहनत और जाग कर मेहनत करना पड़ेगा, और अगर आप अभी मेहनत से पढ़ लेते हो तो शायद आपका ज़िंदगी में उज्जवल ही उज्जवल रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है हमसे, उसके बारे में जानेंगे। दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा औसत लागत वक्र कैसे दिखते हैं। यह भी वही बात है, कैसे दिखते हैं, लेकिन इसमें उतना बेवकूफ़ी काम नहीं किया कि क्यों दिखते हैं, ठीक ना। चलिए, दीर्घकालीन कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर कुल लागत को, है ना, ऐसे कुल लागत को कुल लागत बाई इकाइयों, उत्पादन की इकाई, है ना, उत्पादन की इकाई, है ना, उत्पादन की क्या होगी, इकाई होगी। आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए कि ये लिखा हुआ है कि कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर जो हमें लागत प्राप्त होता है उसे दीर्घकालीन औसत लागत कहा जाता है। ये तो पहले भी हम लोग पढ़े थे। और बोला है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की आकृति का आकार होता है, आकृति का आकार होता है, ठीक ना। ये कैसी होती है, तो आकृति आकार की होती है। तो आप ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चन तो आपको याद होगा यहाँ तक, क्योंकि हम दीर्घकालीन सीमांत लागत किसे कहते हैं, इसके पहले वाला क्वेश्चन में पढ़ाए थे कि कुल लागत का जो है श्रम की इकाइयों से, उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर जो भागफल हमें प्राप्त होगा हम उसे क्या कहेंगे, दीर्घकालीन औसत लागत कहेंगे। और ये दीर्घकालीन औसत लागत आकृति आकार की दिखती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और 14 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन जो याद कर लेंगे हमें मैसेज कीजिएगा, हम उनके लिए आपसे स्पेशल गिफ्ट रखेंगे। वैसे बच्चे जो हमारा सारा वीडियो देखते हैं और सारा प्रश्न को जो है अच्छी तरह से कंप्लीट करते चल रहे हैं, और वो हमें एग्ज़ाम में 95% अगर प्लस मार्क्स ला के दिखा दिए, है ना, 95% से प्लस मार्क्स ला के दिखा दिए, तो उनके लिए हम अपने कोचिंग के तरफ से उनको अच्छा खासा गिफ्ट दिलवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं वो कहीं और का वीडियो देखें, कहीं और का क्लास करें और मेरे पास मैसेज कर दे कि मैम हम जो है यहाँ से पास हुए हैं या यहाँ से इतना नंबर लाए, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी अच्छा खासा गिफ्ट लेना चाहते हैं वो अभी से क्लास अच्छी तरह से देखिएगा और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। चलिए, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है कि पैमाने का प्रतिफल क्या होता है। इस नियम का संबंध उत्पादन के सभी साधनों के समान अनुपात में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उत्पादन से होने वाले परिवर्तन से। देखिए,
इस नियम के संबंध जो है उत्पादन के सभी साधन में, उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं सभी साधन में जो है समान अनुपात में परिवर्तन, समान अनुपात, ऐसा नहीं कि किसी में कुछ परिवर्तन और किसी में कुछ परिवर्तन, तो समान अनुपात में जो परिवर्तन होता है उसके रिजल्ट में, है ना, उसके परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होती है उसी को हम लोग पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। मतलब कि जो भी साधन है उसका अनुपात में, है ना, उसका समान अनुपात में अगर हम परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन से जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होता है उसी को हम पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है सारा के सारा प्रश्न कंप्लीट हो गया होगा और सभी प्रश्नों को आप लोग भी ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे, देखे होंगे, जाने होंगे। तो बाबू जो हम आप लोगों को पढ़ने के लिए कहते हैं, बार बार रिवीजन करने के लिए कहते हैं, तो हम अपने लिए नहीं कहते हैं। इससे जो है आपकी लाइफ बनेगी और आप अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कीजिएगा। तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको वहाँ तक पहुँचाना जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। तो जो भी बच्चे हमारी बातों को समझ रहे होंगे वो तो ये बात को अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, लेकिन जो अभी भी नज़रअंदाज कर रहे हैं उनके लिए मेरी कुछ बातें हैं कि आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारी उम्मीदें छिपी हुई है, बहुत सारे लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। ठीक है, तो जो भी पढ़ाएं आप उसको याद करते चलिएगा और कॉपी पे नोट एक फेयर कॉपी बनाते चलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।